friends, how are you? Please tell me in comment boxes. I hope that you will be good feeling these times. I am Amlesh sir and I am fine. Welcome to our YouTube channel Parivartan Academy Jakhania. Today I will discuss about classification of the crystalline solid. मैं आपको बता दूं कि आज लेक्चर 5 में रसायन विज्ञान कक्षा 12 लेसन फर्स्ट से यानी सॉलिड स्टेट से आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो आइए देख लेते हैं इस लेसन को। आपको बता दें कि जो हमारा लेसन फर्स्ट था, ठोस अवस्था, ठोसों को दो भागों में बांटा गया था, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं आज की टॉपिक क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण आपको बताया गया था, लोहा, सोना, चांदी, नमक भी है और जमा हुआ बर्फ, यानी कि बर्फ जो है ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। तो इनको अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर, इनके जो अणु होते हैं अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कुछ ऐसे ठोस होते हैं, लकड़ी को ले लिया जाए उसमें विद्युत करंट नहीं फ्लो होता है, लोहा को अगर ले लिया जाए तो उसमें विद्युत करंट फ्लो होता है, सोना चांदी में विद्युत करंट फ्लो होता है। नमक एक ऐसा पदार्थ है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक जबकि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इनका गुण अलग अलग है, इनके गुणों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। आइए देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। जो हमारा टॉपिक था ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। फिर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस के कोई प्रकार नहीं, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया। तो आप लिखा जाए कि अंतराणुक आकर्षण, अंतराणुक आकर्षण बलों के प्रकृति, अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है या वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिएगा भैया, क्रिस्टलीय ठोस को उनके अंतराण्विक आकर्षण बलों के प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से? पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, और तीसरा जो है वो है धात्विक ठोस। कौन सा? धात्विक ठोस। और चौथा जो है ससंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस कहेंगे। चलिएगा इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, लिखते जाइएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, और इसको कोवैलेंट, क्या बोलेंगे? कोवैलेंट और नेटवर्क
नेटवर्क सॉलिड। छोटी सी बात कि इनके कोई प्रकार नहीं है तीनों का, लेकिन यह 3 प्रकार के। हमारा क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हैं, लेकिन इन तीनों के कोई प्रकार नहीं, लेकिन पहला जो हमारा है वह 3 प्रकार का है। सबसे पहले हम पहले वाला डिस्कशन करेंगे आणविक ठोस पर। आणविक ठोस क्या है? तो आणविक ठोस एक ऐसा ठोस होता है जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर, ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसमें बाहर बारिश हो रही है और बर्फ के टुकड़े भी पड़ रहे हैं शायद इस समय। चलिएगा, देखिएगा। आणविक ठोस ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इसमें ध्रुवी अध्रुवी ससंयुग बंध उपस्थित होते हैं। इसमें परिक्षेपण बल और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगते हैं। वो हमारा हो जाता है क्या चीज? आणविक ठोस। उससे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। इसका डेफिनेशन वीडियो को बैक करके 1-2 बार करके इसको लिख लीजिएगा। आणविक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच में परिक्षेपण बल या लंदन बल या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल और ध्रुवी अध्रुवी आकर्षण, ध्रुवी अध्रुवी ससंयुग बंध उपस्थित होते हैं। इसके जो उदाहरण है HCl, H2, P4, NH3, ये सब आणविक ठोस के उदाहरण हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। पहला जो है ध्रुवी आणविक ठोस, ध्रुवी आणविक ठोस। दूसरा है अध्रुवी आणविक ठोस। और तीसरा जो है हमारा हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। आणविक ठोस ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इन तीनों के बारे में आप जिक्र किया जाएगा बारी बारी से, और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको कंसंट्रेट होकर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। रफ पेन लेकर बैठिए और जो भी टॉपिक चलेगा उसको ध्यान से सुनकर नोट्स भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप ही को बोला, जरा ध्यान से पढ़िए आप लोग भैया। चलिए, पहला ध्रुवी आणविक ठोस। हेडिंग ध्रुवी आणविक ठोस। ध्रुवी आणविक ठोस। इंग्लिश में अगर बोलें तो इसे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। ध्रुवी आणविक ठोस ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इसके अणुओं के बीच में ध्रुवी आकर्षण बल उपस्थित होते हैं या ध्रुवी आकर्षण बंध उपस्थित होते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार फिर देख लीजिएगा। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच में लगने वाला जो बंध उपस्थित होता है वह ध्रुवी आकर्षण बल उपस्थित है या ध्रुवी सहसंयोग बंध उपस्थित होता है। यानी लिख दें, अवयवी कण के रूप में क्या होता है? अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होगा
और जो बल लगेगा अणुओं के बीच में, जो बल लगेगा वो लगेगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगेंगे। और बंध की अगर बात करेंगे तो बंध होता है ध्रुवी ससंग बंध, ससंयोजक बंध उपस्थित होता है। चलेगा। और ये मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम। यह मुलायम होता है। और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा इसका, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है HCl और HCl, SO2, NH3, ये सब सॉलिड स्टेट में रहेंगे। सॉलिड स्टेट में HC। और इसके बाद जो हमारा डेफिनेशन होगा वो अध्रुवी होगा, लेकिन पहले इसको समझें। ध्रुवी आणविक ठोस ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इसके अणुओं के मध्य में कौन सा बल लगता है? द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी कि दो ध्रुव वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर HCl है, नहीं जब टूटेगा तब पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज में जब टूट जाते हैं, इनके बीच में दो ठो ध्रुव है। SO2 ध्रुव, एक दो ठो ध्रुव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाले। यानी कि हम कह सकते हैं ध्रुवी आणविक ठोस के परिभाषा को कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इसके अणुओं के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल लगते हैं और इनके अणुओं के बीच में ध्रुवी सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। और यह कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। कठोर होगा, मुलायम होगा और विद्युत के कुचालक होंगे। और इसका जो गलनांक होता है वह अध्रुवी से अधिक होता है। चलिए अब दूसरा हेडिंग देख लेते हैं, अध्रुवी आणविक ठोस। अध्रुवी आणविक ठोस, और यहां पे इंग्लिश हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिएगा, इसका डेफिनेशन अध्रुवी वाला का, तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु, यानी कि यहां पर भी रहेगा अवयवी कण के रूप में क्या उपस्थित होगा? डेफिनेशन बना के बढ़िया ढंग से लिखेगा। अवयवी कण के रूप में क्या उपस्थित होंगे? अणु। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होंगे, यानी कि वह जिससे मिलकर बना होगा वह अणु ही होंगे। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा अणुओं के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है अणुओं के बीच में, वह परिक्षेपण बल। कौन सा? परिक्षेपण बल लगता है। यानी किसी को हम लोग कहेंगे कमजोर बल, और इसी को हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में वीक फोर्स, और इसी को हम लोग कहेंगे लंदन बल, और इसी को छीड़ बल के भी नाम से जाना जाता है। छीड़ मतलब कि वीक हो गया है, छीड़ हो गया है, कमजोर हो गया है। चलिए तो फिर से मिला लीजिएगा डेफिनेशन। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इसके अणुओं के बीच में कौन सा? परिक्षेपण बल। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इसके अणुओं के बीच में परिक्षेपण या लंदन बल या फिर छीड़ बल या कमजोर बल उपस्थित होते हैं। और इसके बाद इसके अणुओं के बीच में जो बंध उपस्थित होता है वह अध्रुवी सहसंयोजक बंध। जो बंध लगता है वह कौन सा? अणुओं के बीच में अध्रुवी सहसंयोजक बंध
जकबंध उपस्थित होते हैं। इसके बाद और इसके बारे में बात करें, यह मुलायम होते हैं, कठोर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। यह और क्या होते हैं? मुलायम और कठोर, विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक होंगे, कुचालक। अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाएगा, इसमें एग्जाम्पल के लिए स्पेस यहां बच रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करें अध्रुवीय में जैसे Cl2, I2, P4, S8 और एटसेट्रा, ये सब क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस है। क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे एक छोटी सी बात कि जो अध्रुवीय ठोस का जो गलनांक होता है या क्वथनांक की अगर बात करें, गलनांक या क्वथनांक की बात करें तो ध्रुवीय से कम होता है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। तीसरा है हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। क्या है? इसको लिख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्डेड। यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि हाइड्रोजन बंध कहिए, यहाँ पर बंध भी कह सकते हैं, आबंध भी कह सकते हैं, आपकी जो मर्जी करे वो कहिए। इसको आबंध कहो चाहे बंध कहिए, दोनों एक ही बात होता है। हाइड्रोजन आबंध या बंध आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। चलिए, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस यानी कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में, अवयवी कण के रूप में, अवयवी कण के रूप में अणु ही उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? अणु। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इसके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध लगता है भैया? हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। और यह विद्युत के कुचालक होते हैं। छोटी सी बात कि इनका जो गलनांक होता है वह ध्रुवीय से कम होता है, ध्रुवीय से कम होता है। अब और यह विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। किसके? विद्युत के कुचालक। तो सबको डिफिनेशन में मिला जाएगा। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अणु उपस्थित होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं और हाइड्रोजन बंध के कारण ही क्या बनाते हैं? किसी अणु का निर्माण करते हैं। और इसके बाद एक छोटी सी बात है कि यह मुलायम होते हैं, कठोर होते हैं। जब ठोस अवस्था में होते हैं तो कठोर होते हैं और यह विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका जो गलनांक होता है वह ध्रुवीय से निम्न होता है, यानी कि ध्रुवीय से निम्न गलनांक इनका होता है, और ध्रुवीय वाला का भी और हाइड्रोजन बंध का भी। एग्जाम्पल की बात अगर करें, एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा H2O और H2S इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। चलिएगा, जो H2O है और H2S है, इन दोनों, ये जो दोनों हमारे एग्जाम्पल है, यह ठोस हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस के उदाहरण है H2O और H2S। जब ठोस अवस्था में रहेंगे तब H2O जो है, इसका कुछ इस प्रकार से बंध बनते हैं। एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, H2O, फिर H2O, फिर इसके बाद H2O। इसी क्रम में लोग जुड़ते जाते हैं और एक बॉन्ड लगा दिया जाएगा, हर एक हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के बीच में
डॉट लाइन, और इसी डॉट लाइन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉट लाइन है, और ये जो डॉट लाइन है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 3 डॉट लाइन ही लगाया जाना चाहिए, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनते हैं तो उस समय हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में कितना डॉटेड लाइन होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन लाइनों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 3 होती है। चलिएगा, अब हमारे स्टार्ट होता है क्या चीज, आणविक ठोस तो फिनिश हो गया। अब हमारे स्टार्ट होता है क्या चीज, आयनिक ठोस, जो दूसरा है हमारा आयनिक ठोस, यानी कि इंग्लिश में बोले तो आयनिक सॉलिड। चलिएगा, इसके बारे में देखिएगा आयनिक ठोस क्या है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले एक नमक को लेकर चलेंगे। नमक आप तो देखते हैं सफेद होता है क्रिस्टल के रूप में। नमक को हम लोग देखते हैं तो उसका क्रिस्टल जो होता है कि सफेद होता है, और उसके जो क्रिस्टल जो होते हैं हमें प्योरली नहीं पता चलता है कि उसकी आकृति कैसी है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखेंगे तो जो नमक होता है, अगर हम लोग किसी पात्र में अगर नमक को ले लेंगे तो उसको अगर माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो उसके अगर एक कण को देखेंगे तो कुछ घन के आकृति की दिखाई देगी। किसकी आकृति दिखाई देगी, घन की आकृति, ऐसी आकृति दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से दिखाई देगी, घन के आकृति की दिखाई देगी। तो नमक आप देखें सफेद होता है, क्रिस्टल के रूप में होते हैं, और एक छोटा सा इसमें इसकी प्रॉपर्टीज है कि गुण है कि यह ठोस अवस्था में अगर किसी बर्तन में है और इसमें हम लोग अगर किसी पैकेट का नाम इसमें डाल दें और विद्युत करंट अगर इसको दे देंगे, अगर करंट इसमें दे देंगे और दूसरे स्थान पर देखें कि विद्युत करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस समय उसमें विद्युत करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक मतलब विद्युत करंट इसमें नहीं फ्लो होता है। और अगर इसमें पानी मिक्स कर दिया जाए, अलग से अगर वाटर यानी कि जल अगर इसमें मिला दिया जाएगा तो यह घुल जाएगा और यह बन जाएगा नमक का जलीय विलयन। क्या बनेगा, नमक का जलीय विलयन। और जब नमक का जलीय विलयन बनेगा तो यह जो हमारा घोल होगा नमक का जो जलीय विलयन होगा, अब अगर इसमें विद्युत करंट अगर फ्लो कराएं तो इसमें इसके विलयन में कहीं से भी अगर हम लोग टेस्टर के द्वारा अगर चेक करेंगे या फिर कोई इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा, तो उसमें विद्युत करंट फ्लो होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें इस नमक में भांगुरता का गुण पाया जाता है। भांगुरता मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है जिसे पीटने पर छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, उस हम लोग भांगुर पदार्थ कहते हैं। तो ये सब जो गुण अगर रखता है तो हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक ठोस। और वो जो नमक होता है NaCl, अगर इसको अगर हम लोग पानी में अगर घोल दें तो यह टूट जाता है अपने आयनों में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो नमक होते हैं, नमक के जो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन होते हैं, जो आयन होते हैं वो एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित होकर एक क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं। और जिस क्रिस्टलीय ठोस का नाम है क्या चीज, आयनिक ठोस। आइए बात करते हैं आज आयनिक ठोस के बारे में कि आयनिक ठोस क्या है। इसके उदाहरण तो अभी दिया गया, लेकिन उदाहरण के बारे में फिर चर्चा किया जाएगा। आयनिक ठोस क्या है, इसके डिफिनेशन को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करो। जो टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा है उस टॉपिक को थोड़ा सा वीडियो को प्लेबैक करके थोड़ा सा एक बार फिर प्रयास कीजिए समझने का। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह पॉइंट हमको नहीं समझ आ रहा है, और हम समझाने का आपको पूरा प्रयास करेंगे कि यह टॉपिक आपको जरूर से जरूर समझ में आए। अगर आप कंसंट्रेशन और धैर्य बनाए रखे हैं तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। चलिए ठीक है। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में आयन उपस्थित होते हैं। अवयवी कण के रूप में इसमें क्या उपस्थित होगा, यानी जिससे मिलकर बना होगा उसमें क्या होगा, आयन। और वह आयन कौन सा हो सकता है, वह आयन हो सकते हैं कौन सा, धन आयन, धन आयन। और क्या हो सकते हैं, ऋण, कौन सा, ऋण आयन हो सकता है, ऋण आयन। यानी कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में आयन उपस्थित होते हैं। कौन कौन,
धन आयन और ऋण आयन। जैसे बात कर रहे हैं आयनिक ठोस यानी कि नमक की बात करें, नमक जो होता है NaCl, उसमें दो आयन है, एक धन आयन Na और ऋण आयन Cl। ये दोनों आपस में एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में जुड़कर एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, और जो जिस क्रिस्टलीय ठोस का नाम है क्या चाहिए, आयनिक ठोस। चलेगा। देखिए ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में आयन उपस्थित होते हैं, जैसे धन आयन और ऋण आयन, तथा इनके आयनों के मध्य में कौन सा बल लगता है, कौन सा बल लगता है, तो आपको बता दें कि स्थिर विद्युतीय बल, स्थिर विद्युतीय बल लगता है। इनके आयनों के बीच में कौन सा स्थिर विद्युतीय बल, या फिर हम कह सकते हैं कूलाम्बिक बल। कौन सा? कूलाम्बिक, जो कूलाम का नियम आप लोग पढ़े हैं, चलेगा। कूलाम्बिक बल कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही कूलाम का जो नियम है। चलिए देखिएगा, ये तो हो गया क्या चीज, इसमें अवयवी कण के रूप में आयन उपस्थित होते हैं, कौन, धन आयन या ऋण आयन, और इसमें इसके अवयवी कण के रूप में यानी कि आयनों के बीच में कौन सा बल, स्थिर विद्युतीय बल या कूलाम्बिक बल लगते हैं। और एक छोटा सा इसमें गुण है कि यह ठोस अवस्था में, इसमें ठोस अवस्था में विद्युत के क्या हो जाते हैं, कुचालक। कुचालक का मतलब क्या है, कुचालक का मतलब कि विद्युत करंट उसमें फ्लो नहीं होगा। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, और गलित अवस्था में, इसमें गलित अवस्था में यह विद्युत के क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाता है। चलेगा। यह ठोस अवस्था में नमक जो है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और एक छोटी सी बात, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? भंगुरता का गुण। भंगुर क्या? भंगुर का मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसे चोट करने पर, आघात करने पर छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं। नमक के क्रिस्टल को अगर आप हथौड़े से अगर मार देंगे तो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, तो हम कह सकते हैं भंगुर पदार्थ। भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी कि आघात करने पर छोटे छोटे भागों में टूट जाना, छोटे छोटे भागों में टूट जाना। यहाँ आप लिख सकते हैं आप कि छोटे छोटे भागों में बट जाना, बट जाना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भंगुरता का गुण। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में आयन उपस्थित होते हैं, धन आयन या ऋण आयन, इन आयनों के बीच में कौन सा बल, स्थिर विद्युतीय बल या फिर कूलाम्बिक बल उपस्थित होते हैं या लगते हैं। और यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसमें भंगुरता गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब कि से पीटने पर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं। और इसमें एक छोटा सा स्पेशल बात यही था कि इनको जब हम लोग ठोस अवस्था में देखते हैं और उसमें विद्युत करंट फ्लो करते हैं तो उसमें विद्युत करंट नहीं बहता है। और अगर इनको अगर जल में घोल दें, तो नमक को अगर जल में घोल देंगे तो दो आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव। और जब जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, और उस समय वो आयनित होकर विद्युत करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी कि जो जल है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और लेकिन अगर उसमें अगर हम लोग नमक को अगर मिला दें तो नमक जो होता है अपने आयनों में टूट जाता है, और वही आयन विद्युत करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करने का प्रयास करते हैं। या फिर इसके बाद इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है, एग्जाम्पल हमारा होगा NaCl। क्या चीज? NaCl और KCl। ये दो हमारे एग्जाम्पल जो है यह आयनिक ठोस के हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग अब तीसरा वाला टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम होगा धात्विक ठोस। नाउ आई विल डिस्कशन अबाउट द टॉपिक मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। चलिएगा देखिए, धात्विक ठोस तीसरा वाला, धात्विक ठोस। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धात्विक ठोस,
मेटालिक सॉलिड। ये जो क्लास हमारा कंटिन्यूस हो रहा है, ये मदर्स डे पर कंटिन्यू हो रहा है, तो इसी पर आपको बता दें एक छोटा सा मोटिवेशनल क्वाइट्स कि तेरे पसीने के हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने के हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़ी देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। चलेगा, देखिएगा धात्विक ठोस पर अब हम लोग टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं। धात्विक ठोस क्या होते हैं? यानी कि ऐसा ठोस होगा जो धातु, उसी को तो कहेंगे हम लोग धात्विक ठोस। अब धातु के अंदर कौन कौन सा गुण पाया जाता है सुनिए। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में इसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, उसके स्पेस में एक गतिशील इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। और इस एक छोटी सी बात, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में गतिशील इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और यह गतिशील इलेक्ट्रॉन, ये जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण जो धातु होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। और इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता क्या है? यानी कि जब किसी धातु को अगर खींच दिया जाएगा गर्म करके तो फैल जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं तन्यता का मतलब कि किसी चीज को खींचकर फैला देना। यानी कि धातु में तन्यता के गुण के कारण उनके पतले चालक तारा बनाए जाते हैं। इसके बाद आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता के गुण पाया जाता है धातु में। आघात वर्धनीयता गुण के कारण क्या होता है? जब किसी धातु को पीट दिया जाएगा, आघात कर दिया जाएगा, चोट पहुंचा दिया जाएगा तो फैल जाता है। यानी कि किसी धातुओं में आघात वर्धनीयता गुण के कारण उनसे पतले चादर बनाए जाते हैं। और इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, प्रेजेंट्स होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? उस धातु में गतिमान होते हैं, और उस गतिमान इलेक्ट्रॉन से ही यह जो धातु होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। छोटी सी बात और कर लें कि ठोस अवस्था में, किसमें? सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक यानी क्या हो जाएंगे? सुचालक, विद्युत के सुचालक। और गलित अवस्था में भी, किसमें? गलित अवस्था में भी क्या होते हैं? सुचालक। क्या हो जाएंगे? सुचालक। यानी कि सब गुणों को अगर मिला दिया जाए तो यहां से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या गतिशील इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में गतिशील इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और वही गतिशील इलेक्ट्रॉन, उसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। और यह ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण पतले चालक तार बनाए जाते हैं, और आघात वर्धनीयता के कारण पतले चादर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जितने भी धातु हमारे आ जाएंगे वह धात्विक ठोस के होंगे। एग्जाम्पल जो है एल्युमिनियम, Au मतलब गोल्ड, Ag आयरन, इसके बाद सोना चांदी लोहा, और पीतल की अगर बात करें तो पीतल धातु नहीं बल्कि दो धातुओं से मिलकर बना, यानी कि मिश्र धातु। किससे? कॉपर और जिंक से। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस चलेगा। इससे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड।
सहसंयुग ठोस या नेटवर्क ठोस क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करें। तो सहसंयुग ठोस या नेटवर्क ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कण के रूप में परमाणु उपस्थित होते हैं। मार्कर विल चेंज द मार्कर। इसमें अवयवी कण के रूप में परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में परमाणु उपस्थित होते हैं तथा इस परमाणुओं के बीच में सहसंयुग बंध उपस्थित होता है, यानी कि परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, जिससे क्या प्राप्त होते हैं, जिससे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। चलिएगा, और यह ठोस अवस्था गलित अवस्था दोनों अवस्थाओं में विद्युत के कुचालक, यानी कि बात करें कि ठोस व गलित दोनों अवस्था में, किसमें? दोनों अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। मिला दिया जाए पूरा डिफिनेशन एक बार। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में, यानी जिससे मिलकर बना है, उसमें अवयवी कण के रूप में परमाणु भाग लेते हैं। अणु नहीं परमाणु, आयन नहीं परमाणु। चलिएगा, तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में परमाणु उपस्थित होते हैं तथा इस परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, और इस सहसंयोजक बंध के कारण यह अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि दो परमाणुओं के बीच में अगर एक सहसंयोजक बंध उपस्थित होगा, जैसे हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, यानी कि उसमें दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की अगर आवश्यकता है तो वहां पर सहसंयोजक बंध बनेगा, और सहसंयोजक बंध बनेगा यह अणु बना देता है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु, तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हाइड्रोजन अणु बना देगा। कि यही बात कर रहा है कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में परमाणु उपस्थित होते हैं तथा इस परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, और सहसंयोजक बंध के कारण यह अणु का निर्माण करता है। और दूसरी बात कि यह ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि यह ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में, दोनों अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, एग्जाम्पल में डायमंड यानी हीरा आएगा, इसके बाद एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान नाइट्राइड, एटसेट्रा। यानी कि ये जो हीरा है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान नाइट्राइड, एटसेट्रा, ये सब जो एग्जांपल है यह सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के हैं। चलिएगा, एक छोटी सी बात, किसका नाम नेटवर्क ठोस क्यों रख दिया गया? नेटवर्क ठोस इसलिए रख दिया गया है क्योंकि जो हीरा होता है वह कार्बन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो हीरा होता है वो कैसे बनते हैं? अगर कार्बन को बहुत नजदीक, बहुत पास घन करके, बहुत पास नजदीक घन करके अगर सटा कर अगर रख दिया जाएगा तो डायमंड बनते हैं उसमें। आपको बता दीजिए, कार्बन के दो रूप होते हैं। शुद्ध पार्ट जो होते हैं वह हीरा, और अशुद्ध वाले जो होते हैं वह ग्रेफाइट, जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। तो जो हीरा है इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटिव है, जटिल है, मतलब जालक के रूप में होता है। यानी कि एक नेट मतलब क्या होता है? जाल। नेट मतलब क्या होता है? जाल। यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, कुछ इस प्रकार से कि 6 कार्बन, फिर 6 कार्बन अन्य 3 कार्बन से, फिर वह 3 कार्बन से, यानी कि 6 कार्बन से, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनते हैं। 6 कार्बन एक बेंजीन रिंग के रूप में जुड़े होंगे, और फिर 6 कार्बन स्पेस, चलिए, और फिर 6 कार्बन इस रूप में, यह वाला इससे
यह वाला हिस्से, लास्ट वाला हिस्से, यह वाला हिस्से, यह वाला हिस्से, यानी कि एक जालक के रूप में अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क, जालक ठोस, नेटवर्क ठोस। चलेगा, आज के टॉपिक में हमारा क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका की। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक छोटी सी बात लास्ट में हम कहेंगे कि हम जो वीडियो आपको पर डे प्रोवाइड करवाते हैं, शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो अगर किसी दिन हम आपको शेयर नहीं कर पाएंगे तो उस दिन आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है या छोटी सी बात मानिए कि अगर रेगुलर वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी चांस मिल जाए कि इस शिक्षा को आसानी से वे लोग भी ग्रहण करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।